पिछले 1 घंटे में मैं जब से यहाँ पे बैठा हूँ, लग रहा है हिंदुस्तान का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तो शुरुआत करते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। आज फेसबुक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने। एंड मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर श्री कमलनाथ सर, नेटवर्क 18 ग्रुप, जितने भी फ्रेंड्स आए हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश से, मीडिया से, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं जिनके लिए हम नए इनिशिएटिव, नए प्रोग्राम्स अपने लॉन्च कर रहे हैं। फेसबुक के अंदर एक चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो चीज़ है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, एंड स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पिछले 2 साल के अंदर हमने गांव-गांव, देहात-देहात पूरे इंडिया में जाके लगभग 40,000 से अधिक गांव के अंदर हम गए, लोगों से वार्तालाप किया हमने, और लगभग 1.25 करोड़ लोगों को हमने डिजिटल स्किलिंग के ऊपर उनको एम्पावर किया। सबसे बढ़िया चीज़ जो इस पूरी जर्नी के अंदर हमने सीखी, कई गलतियां भी की, कई बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, कि अगर आप किसी परिवार के अंदर वुमेन को या फिर महिला को एम्पावर करते हैं, उनको सशक्त बनाते हैं डिजिटल स्किल्स के द्वारा, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स कैसे? जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट हमारा रिड्यूस हो सकता है, आपका मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टेट की और कंट्री की जीडीपी भी इम्प्रूव हो सकती है। और आप मानेंगे सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर वर्ल्ड में कहाँ पे है? कौन है सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर? सबसे इंटरेक्शन में हमें पता चला गांव देहात में जाके, हमारे परिवार की महिलाएं, बहनें और ये माताएं, ये सारी सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगर ये परिवार का फाइनेंस इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, इनके पास और भी क्षमताएं हैं अगर इनको थोड़ा सा और हैंड होल्डिंग सपोर्ट करें। एक और चीज़ जो फेसबुक में गांव देहात में जाके हमने सीखी, कि लोगों के अंदर गांव देहात में बहुत बड़े सपने हैं, स्पेशली लड़कियों में, और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कमी हम महसूस कर रहे थे लोगों से बात कर करके। सिर्फ डिजिटल स्किल ट्रेनिंग कर दें और सब कुछ पूरा देश बदल जाए, वो पॉसिबल नहीं है आपका, बट कोई नई चीज़ होनी चाहिए। वो मिसिंग चीज़ क्या है? वो बहुत बड़ा सवाल था हमारे सामने। तब फेसबुक में और लोगों से खूब बातचीत करके, स्पेशली हमने मध्य प्रदेश को अपना पायलट स्टेट बना के हमने कुछ सर्वेज वगैरह किए ग्राउंड पे, और हमें समझ आया कि अगर मेंटर प्रोग्राम, जैसे गुरु होते हैं आपके, अगर एक मेंटर प्रोग्राम को शुरू किया जाए, स्पेशली ट्राइबल लड़कियां जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं या फिर वुमेन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, अगर उनको मेंटर सपोर्ट दिया जाए, तो काफ़ी बड़ा आप एक समुदाय को जोड़ने में, आगे बढ़ने में आपका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उसी का आपने एक छोटा सा वीडियो देखा अभी, गोल नाम से। ये बैतूल के अंदर हमने छोटा सा पायलट अपना स्टार्ट किया था, और ये गोल प्रोग्राम हमने अब इंडिया में लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आमंत्रित कर रहे हैं 25 मेंटर्स को, मेंटर्स जो अपनी फील्ड में काफ़ी अनुभवी, काफ़ी बड़े दिग्गज होंगे। जो फील्ड्स हो सकती हैं आपकी, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, चाहे आपका आर्ट्स, बिजनेस, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो गया। और 100 लड़कियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे पूरे देश में। हमने पायलट के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 25 लड़कियों जो ट्राइबल कम्युनिटी से होंगी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और 5 मेंटर्स और 25 मेंटीज या लड़कियों को हम आपस में जोड़ेंगे, जो फेसबुक टूल्स के जरिए, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम के जरिए आपस में बात कर सके। और सिर्फ स्किलिंग के बारे में नहीं, लाइफ स्किल्स के बारे में, लीडरशिप स्किल्स के बारे में एक दूसरे से संवाद कर सके। एक और सबसे बड़ा चैलेंज हमने ग्राउंड पे देखा कि परिवार में अगर स्मार्टफोन होता है तो किसी महिला को या फिर लड़की को सबसे लास्ट में मिलता है। तो वो जेंडर डिवाइड कैसे कम किया जाए, उसको इस प्रोग्राम को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो हमने डिसाइड किया कि जितनी भी ये मेंटीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन सबको फेसबुक स्मार्टफोन देगा जुड़ने के लिए। क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अर्बन और बड़े लीडर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मैं फेसबुक के बिहाफ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट करना चाहूँगा, अगर वो मेंटर बनने को तैयार होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो वर्ल्ड में आप पहले पॉलिटिशियन होंगे जो इतने बड़े मास रेवोल्यूशन के साथ आप जुड़ सकते हैं सर। इसकी डिटेल्स मैं आपके ऑफिस के साथ भी शेयर करूँगा। तो इट विल बी एन ऑनर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर
इनिशिएटिव। और घूम फिर के एक चीज़ हमें समझ आई मुद्दे की कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे माताओं को, बहनों को सशक्त करने में, उतने ही आपको अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे बाकी सब चीज़ों के बनिस्बत। गोल का प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद हमने एक अपना लोकल पार्टनर आइडेंटिफाई किया जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है, जो पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ख्याली पलाव नहीं है, ये बल्कि पूरा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करने के बाद हमने पूरी किस टाइप से प्रोग्राम का सक्सेस डिफाइन होगा और अगले 1 साल में हम ये प्रोग्राम इंडिया की 5 स्टेट्स में रन करेंगे। और एक छोटा सा आप रिक्वेस्ट और आग्रह करेंगे कि ये प्रोग्राम हम मध्य प्रदेश से अपना लॉन्च कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर। इससे पहले मैं अपना संबोधन आपके साथ खत्म करूं, ऑन बिहाफ ऑफ फेसबुक वी आर अ स्मॉल फैमिली ऑफ 2.7 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, लगभग 27 करोड़ लोग पूरी भारत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लगभग अगर व्हाट्सएप की बात करूं तो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे इंडिया में व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। सो मध्य प्रदेश में आके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑन बिहाफ ऑफ फेसबुक आई वुड लाइक टू अगेन थैंक Network 18 to create this amazing platform to celebrate the success of communities and making Madhya Pradesh one of the most promising and rising states in India. And last and most famous thing which is close to my heart, आप सब फोर्ड को जानते होंगे। फोर्ड के जिन्होंने स्टार्ट किया था वो हेनरी फोर्ड थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट किया था, तो अपनी संबोधन मैं उसके साथ खत्म करूंगा। ही सेड, इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। Let's all work together and make the maximum of this opportunity in building Madhya Pradesh block by block, brick by brick, hand by hand. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much. Let me once again welcome the Honorable Chief Minister here. वेलकम। और आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि कृपया करके मुख्यमंत्री जी को सुनिए, उनसे वार्तालाप करने का, डायलॉग करने का एक सुनहरा मौका है। तो अगर सब लोग शांति बनाए रखेंगे तो एक सकारात्मक चर्चा हो पाएगी। सो चीफ मिनिस्टर सर, I think just a couple of months back, a few weeks back, you and I were in conversation in Delhi. Now the Lok Sabha elections have been declared. Is there anything, according to you, which has changed about the political reality of Madhya Pradesh, say, between the month of December and now that we are here towards the end of month of March? Is the mic, sir? Of course, a lot has changed. बहुत कुछ परिवर्तन की ओर हम चल रहे हैं। दिसंबर में जैसे आपने कहा कि नई सरकार 15 साल बाद का गठन हुआ 25 दिसंबर को, इसका मतलब लगभग 90 दिन हमारे पास रहे। इन 90 दिनों में एक नई दिशा, एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। और साथ साथ तो सबसे बड़ी चुनौती थी, हमें जो प्रदेश मिला, एक ऐसा प्रदेश मिला जहां बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मिला जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मिला कि बलात्कार में नंबर 1 और तिजोरी खाली। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में इसको एक नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अभी बात कर रहे थे फेसबुक से कि हमने मध्य प्रदेश में ये पायलट प्रोजेक्ट लिया है। ये खुशी की बात है, मैं बधाई देता हूं फेसबुक को कि फेसबुक ने ये मध्य प्रदेश में ये पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। इससे एक नई जागरूकता आएगी, पर जागरूकता के साथ साथ कौन सी हमारी चुनौतियां हैं, उस पर हम क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की जी, कि 70% लोग मध्य प्रदेश के, उनका जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। किसान नहीं है, पर जिसके किराने की दुकान गांव में है, उसका व्यापार चलता है कृषि क्षेत्र के क्रय शक्ति से, खरीदने की ताकत से। अगर किसान पिटा रहा तो उसका व्यापार नहीं चल पाएगा। जो हमारे ब्लॉक्स में, तहसील में, हमारे जिले में बाजार हैं, इन बाजारों में रोशनी है जब हमारे किसानों को के पास खरीदने की ताकत होए। तो इस प्रकार हमने पहला कदम उठाया कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जो भी इसकी आलोचना करता है, अंत में तो सबसे बड़े गवाह तो 22 लाख किसान हैं। आज सर मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसमें आज, लेकिन आज थोड़ा समझा दीजिए। आज इस पे थोड़ी सकारात्मक चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ आंकड़े लेके आया हूँ।
आपसे पहले अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर थे। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या नारा दिया है। वो कहते हैं, मैंने विधानसभा में पूछा कमलनाथ जी से कि आपके पास कर्ज माफी का पैसा कहां से आएगा, तो जवाब मिला हम नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। उन्होंने एक नए नारे का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने एक नया नारा। वो कहते हैं कर्ज माफी धोखा है, धक्का दो मौका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली में कहते हैं कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला है। आप उस बात का कैसे जवाब देंगे? क्या आपके पास पैसा है, आप दे रहे हैं, कि ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगर्दी है? मैं तो यही कह सकता हूं कि इन बेचारों के पास कुछ बोलने लायक बात नहीं है। जब मैं 22 लाख, मैं 10 लोगों की बात नहीं कर रहा, 1000 10,000 की बात नहीं कर रहा, 10 लाख की बात कर रहा हूं। अगर, और आप भी अपने चैनल से मैं स्वागत करूंगा, आप चाहेंगे मैं आपको इसका पेन ड्राइव दे सकता हूं, 22 लाख लोगों के नाम का, गांव का, और कितना कर्जा इनका माफ हुआ। और आप, अगर आप इसका खंडन करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, तो आप जाके 22 लाख लोगों में से किसी को चुन लीजिए। मतलब 22 लाख लोग आपने दिए, भारतीय जनता पार्टी और मैं शिवराज इसका सिंह चौहान जवाब का दे दूं, आरोप है। शिवराज सिंह जी का जवाब दे दूं कि हम पैसे कैसे लाएंगे। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि तिजोरी खाली है, पर क्या हमने गैर जिम्मेदारी से ये घोषणा करी थी? मैं 7 महीने से इस पर अध्ययन कर रहा था घोषणा के पहले कि कैसे होगा। 55,000 करोड़, लगभग 55,000 करोड़ रुपए कैसे और कहां से आएगा जब तिजोरी खाली है। ये ऐसी घोषणा कर दें हम, आज हम बाहर नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते थे अगर ये बात सच नहीं होती। और मैंने पूरी योजना बनाई, कैसे, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर 80% तो शेड्यूल्ड बैंक्स का था, 20% कोऑपरेटिव बैंक्स का था, और सबने अपनी फॉर्म भरी बड़ी सरल तरीके से। अगर हम 60 दिनों में, 60 दिन भी नहीं, 40 दिनों में, क्योंकि इसकी कार्रवाई करने में समय लगा, तो अगर शिवराज सिंह जी ने जरूर मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैंने जवाब में शिवराज सिंह जी को बाद में भी कहा था, शिवराज जी जब कर्जा माफ हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे हुआ। तो ये अभी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो देखिए, लेकिन वो वहां पर वो शांत नहीं होते। आप जो कहते हैं कि आपने शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसा कहा, देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं दरअसल आपने किया क्या है कि जो बेनिफिट संबल स्कीम के तहत जो दिए जाने थे, आपने फार्म लोन्स वेवर के गार्ब में, इन द garb of waiving of farm loans, what you have done is that you have raised electricity tariffs, you have done something before the imposition of model code of conduct, and you are still playing with numbers. Are you saying, sir, ये सब आपके पास इतना पैसा है क्या प्रदेश में? मुझे लगता है शिवराज सिंह जी ज्यादा समय दिल्ली में लगा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में लगाएं, भोपाल में लगाएं, उनको ये बात समझ आ जाएगी। मैंने संबल में इन्होंने कहा था 200 रुपए में 1 किलोवाट बिजली हम देंगे। 1 किलोवाट बिजली का मायने लगभग 130-140 यूनिट। हमने क्या किया? हमने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, और उसके बाद 200 रुपए। ये तो बात, इसमें 50-60 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। क्या 50-60 लोगों को क्या हम धोखा दे रहे हैं? सर, एक बात नहीं समझ में आती। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके नेता श्री राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री देखने का सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं। वो तो 23 मई को पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पर किसानों की कर्जा माफी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र में कहती है हम सभी निचले स्तर के लोग हैं, हम उनको 6,000 रुपए प्रतिमाह, 72,000 रुपए प्रति वर्ष, 3.5 लाख रुपया, करीबन 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को 3.5 लाख करोड़ रुपया सालाना आप देंगे। इतना पैसा है कहां सर? ये कहां से आ रहा है? आपके पास मध्य प्रदेश में पैसा है, उनके पास केंद्र में पैसा है, और जनता के पास पैसा नहीं है। जब हमारी सरकार, केंद्र ने कर्जा माफ किया था, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, उस समय ये प्रश्न पूछा जाता था। मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख रुपए सबको देंगे, अब दे रहे हैं 6,000 रुपए, और राहुल जी कह रहे हैं हम 6,000 रुपए महीने देंगे, ये कहते हैं हम 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं। तो ये, मैं तो कहता हूं, अगर मोदी जी ने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा सबको, तो ये 15 लाख रुपए वो कहां से लाते? अगर उनको ये चिंता होती और इसमें कोई सच्चाई होती, अब तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये तो जुमला था। हमारा जुमला नहीं है, ये इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि बनती है। जब एक सड़क बनती है, ग्रामीण सड़क हो या हाईवे हो, ये आवागमन की सुविधा हो जाती है।
पर ये निवेश उस जिले में जाता है, उस ब्लॉक में जाता है। इस निवेश से कि मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मैं सड़क का उदाहरण दे रहा हूं, इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, आर्थिक गतिविधि बनती है, मनरेगा की बात हुई, जब हमने रोजगार योजना बनाई थी, इसका लक्ष्य था कि लोगों को रोजगार मिले, पर इसके साथ ये भी लक्ष्य था कि मैं उस समय कैबिनेट में था, बड़ी इस पर चर्चा हुई कि हम ये पैसा देंगे रोजगार योजना के लिए मनरेगा में, कि ये पैसा जिसके पास जेब में कुछ नहीं है, अगर उसको 200 रुपए मिलेंगे, ये पैसा से इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी। हमें पूरा नक्शा भारत का और मध्य प्रदेश का समझना है। आज कितनी क्या आवश्यकता है, केवल उद्योगों की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश को आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़े। लेकिन मैं सर अब सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मैं तो पूरे देश की बात आपसे जानना चाहता हूं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ये बताइए कि ऐसा क्या है 2009 में जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? आपने 70,000 करोड़ रुपए किसान के कर्ज माफी की बात की। अभी आप प्रदेश में हैं, आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। केंद्र में आप पैसा लोगों की जेब में देने की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि लोगों को किस प्रकार से एक तौर से फ्री फंड में पैसा दे दिया जाए? बिल्कुल फ्री फंड नहीं है। अगर हम कहते हैं किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये आपको बात याद रखनी चाहिए, किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। आप ही तो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं सर। मैं तो कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, तो आप मान लीजिए कि गलती कांग्रेस पार्टी की थी। बिल्कुल पूरी नहीं, अर्थव्यवस्था की। बिल्कुल नहीं। आज जो हमारे सामने चुनौती कृषि क्षेत्र की है, ये समझने की आवश्यकता है। 20 साल पहले, 30 साल पहले हमें चुनौती थी शॉर्टेज की, कम उत्पादन की। आज हमारे पास चुनौती है एक्सेस की, बढ़ते हुए उत्पादन की। ये समय बदल गया है, और अगर हमारा सोच और हमारी नीति नहीं बदले, कि पूरी चुनौती बदल गई है, तो ये कहना, ये 2004 से 2014 तक हमारी गवर्नमेंट थी। 2004 के बाद 2009 में चुनाव हुआ, हमारा पसीना तो नहीं उतरा 2009 में, हम तो ज्यादा सीटें जीत के आए। और हमने जब कर्जा माफ किया था, हमारा लक्ष्य क्या था कि किसानों को कुछ राहत मिले, और जो हमारे समर्थन मूल्य था, ये तो रिकॉर्ड बताता है, इंटरनेट आप देखिए, इंटरनेट में कि समर्थन मूल्य कितना बढ़ा। कांग्रेस के 2004 से लेके 2014 तक समर्थन मूल्य कितना बढ़ा, और ये आप देखिए कि समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी के समय पिछले 5 साल में कितना बढ़ा। तो ये साफ स्पष्ट करती है बात कि उनकी सोच अपनी कृषि क्षेत्र पर नहीं थी। लेकिन फिर आप अगर ये जो आपने पूरी मुझको अभी जो गणित समझाई है सर, ये अभी जब ये लोकसभा चुनाव यहां पर होंगे, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फिर आंकड़ों की बात करते हैं, और देखिए आंकड़े क्या दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि जो प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हैं, इस विधानसभा में हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर आपसे आगे है। आप 12 सीट पर हैं, वो 17 सीट पर है। क्या आपको लगता है कि एक लोकसभा इलेक्शन में एक लीडर के चेहरे के कारण, और आपके पास मुझे तो पता नहीं कि कौन लीडर है, क्या ये 17-12 कहीं ऐसे तो नहीं है 25 और 4 हो जाए? आपको पता नहीं, आपको पता चल जाएगा। पर जो बात है कि मैं तो जानना चाहता हूं, पिछले 90 दिनों में मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है, और हमने दिया है कि जो कुछ हुआ है, हम उस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हम तो कहते हैं खड़े उठ के कि आपका का बिजली का बिल पहले कितना था, कृषि क्षेत्र में आपका कितना था, हमने आधा किया नहीं किया, इसका ये जवाब नहीं दे सकते। देखिए, ये प्रोपेगेंडा, इनके पास आज कुछ बचा नहीं, केवल गुमराह करने का और कलाकारी का। आज कोई जवाब नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी से। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, मोदी जी 15 लाख की बात कर लीजिए, 2 करोड़ नौजवानों की बात कर लीजिए, अच्छे दिन की बात कर लीजिए, कितने नारे दिए थे, रोजगार की बात कर लीजिए। आपके यहाँ कितने सारे विज्ञापन थे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। यार ये कहाँ गए ये सब चीजें? तो अच्छे दिन आप ला रहे हैं, जो मोदी जी अच्छे दिन ला पाए वो आप ला रहे हैं। हम कहते नहीं हम अच्छे दिन, हमने तो कहा हम क्या करेंगे। हम नहीं कह रहे कि अच्छे दिन आएंगे। ये पहले कहते थे शाइनिंग इंडिया, सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को घर बिठा दिया शाइनिंग इंडिया में, और उसके बाद अब ये आए हैं कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेके। जब आप
सरकार में होते हैं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका दायित्व बनता है और मतदाताओं का अधिकार है कि वह जरा थोड़ा हिसाब तो लें, जवाब तो लें। आप जरा ये बताइए सर, आप तो खुद इतना आपके बारे में कहा जाता है, आप तूफानी मुख्यमंत्री हैं, आप जो है बहुत बहुत काम आप करते हैं हर दिन और जनता के बीच भी आप बहुत जाते हैं। जिस दिन जब आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई उसके अगले दिन ही बालाकोट में स्ट्राइक हो गई थी, एरियल स्ट्राइक हो गई थी। क्या आपको लगता है कि भारत में क्या आम वोटर ये देख के वोट करता है कि जेब में कितना पैसा है, या ये देख के वोट करता है कि मेरा देश कहां जा रहा है, देखिए मेरा देश कितना मजबूत है? हमारे देश के मतदाता, खास करके मध्य प्रदेश के मतदाता सरल स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं, पर मूर्ख नहीं है। ये हम सोचें, ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने मामा को रवाना किया था, अब चौकीदार को रवाना करेंगे। तो इस मामा को जो आप रवाना करने की जो आप बात कर रहे हैं, मामा से पहले आप ही के साथी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहां पर स्टेज पे थे। उनसे हमारी साथी ने पूछा कि भाई आपको भोपाल से जो चुनाव लड़ने की जो बात है, क्या आपका मन है? उन्होंने कहा मुझे सुझाव दिया गया था कमलनाथ जी द्वारा और मैंने उस सुझाव को मान लिया। आप सुझाव दे रहे थे या गाड़ी कहीं और थी क्या कमलनाथ जी? देखिए, हर राजनीतिक दल की एक रणनीति होती है। दिग्विजय सिंह जी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप अगर अपने गृह क्षेत्र से लड़ेंगे, ये बात मैं सोचता हूं आपको इस पे फिर से सोचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा आप सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़िए। आप तो हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को एक संदेश दीजिए कि मैं सबसे कठिन सीट से लड़ने को तैयार हूं। और इन्होंने ये बात स्वीकार करी। अब देखेंगे कि किसका पसीना निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुरली मनोहर जोशी जी को उम्र के कारण दरकिनार कर दिया, उनका टिकट काट के? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिग्विजय सिंह जी को इतनी टफ सीट में फंसा के कहीं उनका तो राजनीतिक करियर दांव पे नहीं लगा रहे? बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं दिग्विजय सिंह को, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी सामने आ जाए, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। ये पसीना तो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, जो अभी तक घोषणा नहीं कर पाई कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चलिए उनकी सीटें जो हैं वो जमाएंगी, वो आएंगी। मैं जो आपसे यक्ष प्रश्न पूछ रहा था सर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक और आपके जो इकोनॉमिक दावे हैं, एक और वो है आप जनता के सामने उनको लेकर जा रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि क्या एक कमजोर राजनीतिक दल को क्या इस देश की बागडोर दी जानी चाहिए। आप इस बात का कैसे जवाब देंगे? कौन सी कमजोर राजनीतिक? आपकी पार्टी कमजोर पार्टी है कि आप में उन्होंने देखिए सैटेलाइट, उन्होंने एंटी एसलैट, उन्होंने मिसाइल, अगर जमीन में उन्होंने काम किया होता तो उनको आसमान की तरफ ये सब नहीं करना होता। हाँ, ये अभी आसमान में पहुंच गए और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो भी मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा था, वो कैसे हमारे मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। आज कह रहे हैं देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के नीचे। इसके पहले 5 साल पहले देश असुरक्षित था, ये कह रहे हैं ना। अब मोदी जी आए तो देश सुरक्षित हो गया। सबसे ज्यादा आतंकी हमले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। मैं खुद संसद में बैठा था जब आतंकी हमला हुआ। किसकी सरकार थी? जो सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी हमले हुए भारतीय जनता पार्टी के हुए। और क्या मोदी जी ने ये एयरफोर्स बनाई? क्या मोदी जी ने ये नेवी बनाई? क्या मोदी जी ने ये आर्मी बनाई? क्या मोदी जी ने ये एनडीए बनाया? क्या मोदी जी ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनाई? क्या मोदी जी ने ये सैनिक स्कूल बनाए? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। आज मोदी जी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित है मेरे नीचे। अरे ये क्या मजाक है? ये सोचते हैं कि अपने देश की जनता मूर्ख है, ये समझते नहीं है। लेकिन सर एरियल स्ट्राइक्स उन्होंने किए ना, जो एरियल स्ट्राइक्स को जो पॉलिटिकल ऑथराइजेशन जो उन्होंने दिया वो तो उन्होंने किया। आप तो 26/11 के बाद नहीं कर पाए। देखिए एरियल स्ट्राइक करी, आपने ही दिखाया उनके बयान, 300 लोग मर गए, इतनी इमारतें हो गई, आपने ही दिखाया, मैंने खुद देखा कि ये बात सही है ना मेरी। हाँ। 300 लोग मर गए, अभी तक तो एक का नाम नहीं आया, एक इमारत नहीं देखी किसी ने। और इन्होंने किस प्रकार की स्ट्राइक करी तो मैं नहीं जानता। और एयरफोर्स के चीफ ने कहा,
मैं नहीं जानता कितने लोग मरे, मैं नहीं जानता कितनी इमारतें इसमें डिस्ट्रॉय हुई। हमारा तो टारगेट था, जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे, हम टारगेट में हमने बॉम्ब छोड़ दिया, हमने अपना काम पूरा कर दिया। और इसमें मोदी जी का भी काम पूरा हो गया। उन्होंने देश को, आप क्या मजाक है? आप ये कह रहे हैं कि क्या एयरफोर्स चीफ मोदी जी का काम करने के लिए काम कर रहे थे? क्या एयरफोर्स चीफ मोदी जी का काम करने के लिए काम कर रहे थे वहां पे? मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एयरफोर्स चीफ ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कि उनको तो टारगेट दिए जाते हैं, वो उस पॉइंट में क्या चीज है क्या चीज नहीं है उनको उससे कोई संबंध नहीं। उनको तो वहां बॉम्ब छोड़ना, उन्होंने जाके बॉम्ब छोड़ दिया। अब वहां रेत है, पहाड़ है, जंगल है, हाँ, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसा क्यों सवाल बार बार उठाया जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुन लीजिए ये, क्योंकि अगर ये सब बातें होती, आप इसमें ट्रांसपेरेंट होइए, आप बताइए, फोटो दिखाइए। बहुत सारे आपने खुद देखा होगा, बहुतों ने खुद देखा, जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने दिखाया कि वहां क्या हुआ, दिखाया। तो ये ऐसा डाउट क्यों पैदा होता है, शक क्यों पैदा हुए इन सब बातों में? ये शक उनको दूर करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं अभी भी दूर कर लें। हम क्या चाहते हैं वो, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या देश को बता दें क्या हुआ? पहले आपने कहा 300 लोग मर गए, इतने सारे ये सब इमारतें गिर गईं, ये बता दें कि ये है। उसके बाद चुप, उसके बाद चुप, कोई बात नहीं। अब बात करने लग गए कि देश सुरक्षित है, नहीं तो बात करेंगे राष्ट्रवाद की और पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। मैं तो मोदी जी से और शिवराज जी से पूछना चाहता हूं, एक नाम बता दें, एक नाम बता दें जो उनके पार्टी में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। एक नाम नहीं बता सकते। और अब ये पाठ पढ़ा रहे हैं राष्ट्रवाद का, ये कैसी कलाकारी है? नहीं सर, लेकिन ऐसा क्यों है फिर कमलनाथ जी, कि मैं देखता हूं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे इसका मतलब पाकिस्तान का हाथ मजबूत करोगे। क्या ये भी सिर्फ बहकाना है क्या? ये बेचारे कहें, ये आरोप क्यों लगता है आपके ऊपर? ये क्या कहें, ये क्या कहें कि हमने धोखा दिया, हमारे जुमले थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे, ये क्या कहें? ये क्या कहें? आप मुझे बताइए कि जो 13-14 में मोदी जी कहते थे, पूरे देश भर में कहते थे कि ये होगा, अच्छे दिन, ये सब बातों में जाना नहीं चाहता। आज इसका जवाब दें, अच्छे दिन किसके आए मैं पूछना चाहता हूं। अब कहेंगे मैं चौकीदार हूं, ये चौकीदार का चक्कर, ये चुनाव है, एक चुनाव जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार हैं? आप क्या किसानों के चौकीदार हैं? आप क्या नौजवानों के भविष्य के चौकीदार हैं? आप क्या महिलाओं के चौकीदार हैं? आप तो कहिए किसके चौकीदार हैं? क्या शौचालय के चौकीदार हैं? अब फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा, मुख्यमंत्री जी, कि जो काम गरीबों के लिए किया गया है, जो शौचालय बनाए गए, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका उपहार उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं चौकीदार की बात कर रहा हूं, मैं शौचालय की बात नहीं कर रहा। वो तो सृजन करता है उसके, उन्होंने वो अगर स्कीम बनाई, क्या आप कह रहे हैं कि ये सब स्कीम सब कुछ झूठ है? देखिए, मोदी जी ने जो कुछ किया सब झूठ है। अंत में जो कांग्रेस कह रही है वो सच है, मोदी मैं नहीं कह रहा सच है, देश की जनता कहेगी। अगर इनका पसीना क्यों उतर रहा है? अगर इतना बढ़िया काम किया होता, आज इनका पसीना क्यों उतर रहा है? आप तो मुझे बताइए। लोग पूछते हैं क्या होगा 2019 में, इसका जवाब भी मैं आपको दे दूं। सुनना चाहते हैं आप? हाँ, बता दीजिए। मैं बता देता हूं। कौन से प्रदेश में इनकी सीटें बढ़ रही हैं? बंगाल में बढ़ेगी, केरला में बढ़ेगी, तमिलनाडु में बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, ये तो और 2014 में आपने इनकी पूछा सीटें तो घटेगी। कहते हैं आप प्रदेश वाइज सूची बना लीजिए और तब उसका टोटल कर लीजिए। आपको कोई सर्वे में नहीं जाना। उत्तर प्रदेश में इनको 72 सीटें मिलेंगी, सीधी बात है। ये क्या महाराष्ट्र में होगा, क्या पंजाब में क्या होगा, क्या हरियाणा में होगा? तो जहां घट रही है उसकी सूची बना लीजिए, जहां बढ़ रही है उसकी सूची बना लीजिए, और कोई सर्वे में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पैसे मत खर्च करिएगा सर्वे में। कल सुन लीजिए, अच्छा एक सेकंड, कल मैंने चंद्रबाबू नायडू जी का इंटरव्यू किया था। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से पूछा कि क्या उनको कोई परहेज है क्या कांग्रेस के साथ रहने में। उन्होंने मुझको ये बड़े स्पष्ट तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा विपक्ष का, वो हम चुनाव के बाद हम तैयार करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की भी यही स्टेटेड पोजीशन है? देखिए, ये बात सही है। आज गठबंधन हो या नहीं होए,
लक्ष्य एक है कि हम इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना चाहते हैं। हमारा गठबंधन ममता बनर्जी से नहीं है, हमारा गठबंधन मायावती जी से नहीं है, पर लक्ष्य तो एक है। लेकिन महामिलावटी हो गए आप। लक्ष्य तो एक है। मोदी जी कहते हैं आप महामिलावटी हो गए हैं। अरे महामिलावटी छोड़े, क्योंकि आपका कोई ये गठबंधन क्यों ही नहीं परेशान? है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते, अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, ये मिलावटी बनावटी के चक्कर में क्यों पड़ते? कहते हैं कोई आ जाए हमारे सामने, हम निपट लेंगे। आज इनको परेशानी हो रही है। जब सब पार्टियों का लक्ष्य एक है, जब लक्ष्य एक है, चुनाव के बाद ये आराम से तय हो जाएगा। 2004 में, तो सर आप ये बताइए, 2004 में हमने, मैं बता दूं, 2004 में हमने कोई प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह घोषित नहीं थे, सोनिया गांधी घोषित नहीं थी, हमारा गठबंधन हुआ डीएमके से, कोई प्रधानमंत्री घोषित नहीं था, हमारा गठबंधन हुआ विभिन्न पार्टियों से, कोई गठबंधन घोषित नहीं था। पर हमारी सरकार 5 साल नहीं 10 साल चल गई आपकी सरकार, आपको अच्छी तरह चली। कमला जी आपने तो देखिए दिल्ली में भी इतना समय बिताया है, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस बहुत जरूरी है ताकि राष्ट्र को एक मैसेज जाए। आपकी क्या राय है सर, क्या होना चाहिए अलायंस? मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे, अरे आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैं बारीकी से दिल्ली की तरफ नहीं देखता। लेकिन होना चाहिए क्या आपके मुताबिक इन प्रिंसिपल? मैं नहीं कह रहा। देखिए, जहां जिससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटे, अगर हो सके, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कर लो। ये नहीं होता कि इतनी सीट दे दो। कौन सी सीट? ये हमने भी प्रयास किया हुआ है जी। मैंने गठबंधन किया था जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था। इतने सालों से मैं महामंत्री रहा। मैंने गठबंधन किया था तमिलनाडु में, मैंने गठबंधन किया था ममता बनर्जी के साथ बंगाल में। ये प्रश्न नहीं होता कितनी सीटें दो, प्रश्न होता है कौन सी सीटें दो। इसमें बहुत सारे समीकरण सामने आते हैं, पर कभी बात नहीं बनती। लक्ष्य तो एक है, किसी का लक्ष्य दूसरा नहीं है। और अगर लक्ष्य एक है तो कोई भी गठबंधन होए या गठबंधन ना होए, सफलता जरूर होगी। लेकिन आप सब आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे सर, सफलता कैसे होगी? आप सब एक दूसरे को कट नहीं कर देंगे, सफलता कैसे मिलेगी? अगर आप भी ग्रो करने का प्रयास करेंगे, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में प्रयास करेगी, उत्तर प्रदेश में आप और महागठबंधन प्रयास करेंगे, तो फायदा किसका होगा सर? देखिए, फायदा मैं मानता हूं अंत में जनता तय करेगी कौन जीतने वाला है। 2 प्रश्न, आज एक ही प्रश्न आएगा जनता के सामने। आप भारतीय जनता पार्टी को रवाना करना चाहते हैं? अगर आप बीजेपी को रवाना करना चाहते हैं, वो उस पार्टी को देंगे जिस पार्टी में उनका विश्वास है, उस पार्टी को देंगे उसका विश्वास है। और अगर कुछ वोट कट गई, ये होता है। अंत में सर ये बताइए, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आपने दिग्विजय सिंह जी से बात की, आपने उनको सुझाव दिया और उन्होंने आपका सुझाव मान लिया। प्रियंका गांधी जी भी सुनता हूं कि आपका सुझाव काफी मानती हैं। क्या आपका सुझाव रहेगा प्रियंका गांधी जी के लिए कि उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ना सुझाव देने वाला हूं, क्योंकि बिना समझे मैं कोई सुझाव नहीं देता। मैं, अगर हमें फायदा होता है, अगर उनके पास समय होता है कि वे सब जगह प्रचार में बिजी रहेंगी, अगर समय होता है तो वो लड़ेंगी, वो तय कर लेंगी। लड़ना चाहिए आपके मुताबिक? लड़ना देखिए, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं कैसे तय करूं यहाँ भोपाल में बैठे हुए? क्यों आप नेता आपकी हैं? मैं तो इससे पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, चूंकि नेता आपकी हैं, आपको नहीं लगता कि जब वो हर दिन अगर जाके मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये कहते मैं लड़ सकती हूं, हाँ? लेकिन मैं सोचूंगी कि मैं हाँ, लड़ूंगी, बिल्कुल सोचेंगी। आप क्या कहते हैं? आपको नहीं लगता कि लगातार अगर इसी प्रकार से अगर चर्चा चलती है तो लोग कहेंगे कि ये सीरियस नहीं है, ये लड़ना नहीं चाहती है, सिर्फ बात कर रही है? देखिए, ये लोग कहेंगे, कौन लोग कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कहेंगे ये सीरियस नहीं है, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, अपनी बात करेंगे नहीं, कहेंगे प्रियंका गांधी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। वो छोड़े, इस चक्कर में अपनी बात करें। हमारी पार्टी की बात क्यों करते हैं? उस पर उनको क्यों पेट में दर्द होता है? तो अंत में मुझको ये बताइए सर, अभी आपने पूरा स्टेट वाइज मुझे एनालिसिस दे डाला आपने कि कहां बीजेपी की सीटें बढ़। मैंने एनालिसिस नहीं दिया, मैंने कहा आपने अपना पक्ष रखा। सब इसकी एक चार्ट बना लें, सूची बना लें और बात सामने स्पष्ट आ जाए। आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का क्या आंकड़ा रहेगा सर? क्या आपको लगता है वाकई कांग्रेस पार्टी अपने खुद के दमखम पर मोदी जी को हरा सकती है? अभी मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमारी कितनी सीटें थी 2004 में? कितनी सीटें थी? 140 थी, 137 जी। उससे कम हम नहीं जाएंगे।
जो सिर्फ 40 मिनिमम बेस मार्क 137। हाँ, 140 में अगर देखिए, ये तो साफ उदाहरण है, इसमें मेरी राय या उसकी राय या इसकी राय का फायदा नहीं है। 140 सीटें थी, हमने बना ली, और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 200 के पास थी, 200 से वो 108 में आ गए। ये तो ये तो इतिहास है। हाँ, वो तो तब की बात है। तो हाँ, अभी की उस बात? तब की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अच्छी सीटें आएंगी, और अगर देश तय करेगा कि वो बीजेपी को निकालना है, जो मैं मानता हूं कि उन्होंने तय कर लिया है, दित्ता प्रचार प्रसार होए, दित्ती कलाकारी होए, दित्ता गुमराह की राजनीति होए, दित्ता ध्यान मोड़ने की राजनीति होए, जनता ने ये बात ठान ली है कि अब चौकीदार को प्यार से रवाना करेंगे। Okay. On that note, Kamal Nath ji, thank you so much, sir. Thank you so much for taking time out. Thank you. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने